वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बायोग्राफी ऑफ गीता गोपीनाथ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बायोग्राफी ऑफ गीता गोपीनाथ, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। से स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों गीता गोपीनाथ की। गीता गोपीनाथ की बात करें तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। 2018 में इनको चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया। अब हम ये देखते हैं, इससे पहले रघुराम राजन थे और अब गीता गोपीनाथ है। वैसे भारतीय जो है, इंडियन जो है, कमाल का काम करते हैं। ज्यादातर बड़ी फर्म्स में आप देखेंगे, ज्यादातर बड़ी कंपनीज में आप देखेंगे, जो टॉप पोजीशंस वो इंडियंस के पास है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ जानने के लिए है। SID_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे चेक PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी IQ के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो गीता गोपीनाथ अभी काफी न्यूज में थी। इन्होंने बोला था कि 2014 में जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था वो ज्यादा अच्छा था। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि 2019 आते आते हमारी इकोनॉमी धड़ाम से लुढ़क गई है। ये आपको पता ही है। जो क्वार्टर्स के आंकड़े आ रहे हैं और अभी बजट भी आया है, वो जो आंकड़े हैं, जो ग्रोथ रेट्स दिखाई जा रही है भारत की, वो बहुत अच्छी नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। खैर, गीता गोपीनाथ की बात करें, 8 दिसंबर 1971 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता। अब इनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम है TB गोपीनाथ और इनकी माताजी VC विजया लक्ष्मी। ठीक है, दोनों ही केरल से आते हैं। 2 बच्चियां हैं इनकी, 2 डॉटर्स हैं। ठीक है, 2 लड़कियां हैं और गीता जो है वो यंगर, छोटी बेटी है। समझ रहे हैं? वैसे आपको बता दूं कि 1980 में इनका पूरा परिवार मैसूर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, 9 साल की थी तब गीता गोपीनाथ 1980 में मैसूर चली गई और इनकी फिर पढ़ाई मैसूर, दिल्ली और फिर ये अमेरिका गई। ठीक है, इनकी जो माता जी थी वो उस समय जॉब करती थी, लेकिन गीता गोपीनाथ और इनकी जो बड़ी बेटी थी काफी छोटी थी, तो इनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है, अब वैसे तो इनकी जो माता जी हैं 35 साल से वो एक प्ले स्कूल चला रही हैं। ठीक है ना, बहुत ही फेमस प्ले स्कूल है वो, अगर हम बात करें मैसूर में, तो काफी टाइम से इनकी माता जी ने बहुत सारे राज खोले हैं कि गीता गोपीनाथ कैसी थी। ठीक है, शुरुआत में तो पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, आपने ठीक सुना। अब आप देखिए कि इतनी ब्रिलियंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स की डिग्री, लगातार 5 बार गोल्ड मेडल, बार बार प्रेसिडेंट इनको गोल्ड मेडल दे रहे हैं। शुरुआत इनकी कैसी हुई? पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, 45% तक आते थे इनके। बस 7th क्लास तक जब तक ये थी तब तक इनके खाली 45%, 50% ऐसे ही आते थे। अब ऐसा क्यों था? स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी ये, एथलेटिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब इनको लगता था कि मैं बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी, लेकिन फिर इनको समझ में आ गया कि स्पोर्ट्स जो है इतना आसान नहीं है। जब तक आप उसमें नंबर 1 नहीं होंगे तब तक कोई नोटिस ही नहीं करा। लेकिन अगर आप पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में अगर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या 90% से ऊपर लाते हैं तो हर कोई नोटिस करेगा, आपका करियर सेट है। तो इन्होंने शिफ्ट मारा, इन्होंने स्पोर्ट्स से छोड़ा और पढ़ाई में फोकस करने लगी। इन्होंने अपने पेरेंट्स से भी बात की, हालांकि उस समय बहुत छोटी थी ये। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इतने खराब परसेंटेज लाती थी 7th क्लास तक, अब सीधा 90% लाने लगी। समझ रहे हैं? तो 12th क्लास तक ये सिलसिला चला, बोर्ड्स तक ये बेहतरीन परसेंटेज लाई, 90% एबव। और इसी के ही कारण इन्होंने, हम देखते हैं कि जब 12th इन्होंने पूरा किया तब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो सबसे बेहतरीन कॉलेज, स्पेशली लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन कॉलेज पूरे इंडिया में। जब भी आप टॉप 5 कॉलेजेस की बात करेंगे, अभी NIRF रैंकिंग्स आई थी तो उसमें लेडी श्रीराम कॉलेज टॉप 5 में था। तो हमेशा ये टॉप 5 में होता है। तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज, जहां से ऑन सांग सू की भी पढ़ी थी, वहां से इन्होंने BA की डिग्री ली। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पहले तो इन्होंने निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, 10th तक तो ये कॉन्वेंट स्कूल, उसके बाद हम देखते हैं कि मैसूर में ही इन्होंने पढ़ाई की, 12वीं तक इन्होंने मैसूर में ही पढ़ाई की। ठीक है, वहां पे जो महाजन PU कॉलेज है, लेकिन साइंस लिया इन्होंने। 11th 12th जो था इनका साइंस से था। अब उसके बाद इन्होंने अपना 12th पास किया, क्या करना है। ठीक है, वैसे इनकी फैमिली चाहती थी ये डॉक्टर बने, मेडिकल फील्ड में, ठीक है, या साइंस के क्षेत्र में कुछ करें, बट
उलट इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स में इन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है, इन्होंने बीए डिग्री ली और इन्होंने बीए अपना इकोनॉमिक्स से किया, पीएचडी भी इकोनॉमिक्स से की। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया था कि पहले तो इनके पिताजी और माताजी कह रहे थे कि चलो बढ़िया है, डॉक्टरी करेंगे, साइंस इसने लिया है, लेकिन बाद में पेरेंट्स ने भी शिफ्ट मारा। ठीक है, गीता गोपीनाथ ने सोचा कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगी और सिविल सर्विसेज के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जब ये गई लेडी श्रीराम कॉलेज में, जब ये पढ़ाई करने गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो भैया थी साइंस की स्टूडेंट और पढ़ना इकोनॉमिक्स है, तो बताती है बहुत ज्यादा टफ था, इतना आसान नहीं था कि साइंस से इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद टॉप किया इन्होंने। 3 साल लगातार टॉपर रही है ये, ठीक है ना, और हमेशा मेडल्स जीते। ठीक है, और जब भी ये घर आती थी, गीता गोपीनाथ का ये था कि अब बढ़िया पैसे कमाऊंगी मैं। ठीक है, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग इनकी फैमिली नहीं थी, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि गीता गोपीनाथ कोई बहुत ही समृद्ध परिवार से आती थी। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली थी। ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए वैसे भी पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब उस समय तो लोनिंग की भी सुविधा नहीं थी, आज तो एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, उस समय तो कुछ नहीं मिलता था, तो टफ था इनके लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार टॉप किया और फिर इन्होंने सोचा मैं एमबीए करूंगी। तो जब भी ये घर आती थी, बहुत सारे स्टडी मटेरियल लेके आती थी, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज भी था, लेकिन फिर इन्होंने एमए किया। ठीक है, और ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। इन्होंने एमए की डिग्री ली इकोनॉमिक्स से और फिर ये निकल गई। आपको बताना चाहता हूं कि इनको 5 बार गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, और के.आर. नारायणन जो उस समय राष्ट्रपति थे, जब इनको गोल्ड मेडल दिया तो इनकी माताजी से बोला कि ये वही लड़की है ना जिसको पहले भी मैंने गोल्ड मेडल दिया था। तो इनकी माताजी बोलते कि अभी और बहुत सारे आपको गोल्ड मेडल देने हैं। ठीक है, तो ब्रिलियंट थी पढ़ने में और इसी का ही इनको फल मिला, अमेरिका गई है पढ़ने। ठीक है, अच्छा, इसी दौरान जब ये एमए कर रही थी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो हम देखते हैं कि इनकी जो मुलाकात है इनके फ्यूचर हस्बैंड से हुई, जिनका नाम था इकबाल। अब दोनों ही बस से जाते थे। ठीक है, बस पकड़ते थे, दिल्ली में कॉलेज जाते थे, दोनों में इंटरैक्शन हुआ, दोनों में प्यार हुआ, लेकिन यहां पे इकबाल को ही इनिशिएटिव लेना पड़ा। हम ये देखते हैं 1996 में इकबाल जी ने आईएएस टॉप किया। ठीक है, तो गीता गोपीनाथ तो आईएएस नहीं बन पाई, उनका जो ध्यान है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ चला गया, लेकिन इनके हस्बैंड ने जरूर 1996 में इन्होंने आईएएस टॉप किया। तमिलनाडु का इनको कैडर मिला। 4 साल इन्होंने सिविल सर्विस की। ठीक है, इन्होंने सरकार के लिए काम किया और 4 साल बाद उन्होंने अपनी सर्विस को क्विट कर दिया। तो जब 1996 में इन्होंने आईएएस निकाला, इकबाल ने आईएएस निकाला, तो गीता गोपीनाथ ने पूरा मन बना लिया कि मैं शादी इन्हीं से करूंगी। 1997 में दोनों की एंगेजमेंट होती है, 1999 में दोनों की शादी होती है और अभी इनका एक बेटा राहुल है। ठीक है ना, तो ये चीज है। अभी फिलहाल जमील लैब के लिए काम करते हैं, वही जमील एक्शन लैब जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कमाल का काम करती है। इकबाल की मैं बात कर रहा हूं, जो इनके हस्बैंड है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कमाल का काम करती है। एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी, जिनको इस समय इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला, वो भी इस लैब से एसोसिएटेड हैं, तो अभी सोशल वर्क कर रहे हैं। तो अभी तो गीता गोपीनाथ और इनकी पूरी फैमिली अमेरिका में ही रहती है। ठीक है, अब इसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन भी गई। जब इन्होंने एमए डिग्री ली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तब इन्होंने ये मन बनाया कि मैं अब अमेरिका से पीएचडी करूंगी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से इन्होंने एमए डिग्री भी ली, एक और एमए डिग्री, और फिर ये 2001 में ये पूरा 5 साल का 1996 से लेकर 2001 तक ये पूरा 5 साल का प्रोग्राम था। अब वहां पे भी इतनी ज्यादा ब्रिलियंट थी पढ़ने में कि इनके जो मेंटोर थे उन्होंने बोला कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओ, आप और ज्यादा पढ़ाई करो। उस समय 3 यूनिवर्सिटी के नाम दिए थे कि आप यहां पे भी अपनी पीएचडी कर सकती हो, जिसमें हार्वर्ड और प्रिंसटन था। तो फाइनली इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का चुनाव किया और 2001 में इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री ली और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं में इन्होंने काम किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल, 40 से ज्यादा आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। इनका जो रिसर्च है वो किस पे फोकस करता है, इंटरनेशनल फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस बार जो नोबेल प्राइज मिला वो मैक्रो वर्क्स के लिए मिला। आपको पता ही है ना, 2 तरीके के काम होते हैं, एक तो माइक्रो जो बहुत ही छोटे लेवल पे होता है और एक होता है मैक्रो जो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। ठीक है ना, तो इनके जितने भी जर्नल्स आते हैं, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, वो टॉप इकोनॉमिक जर्नल्स में छपते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। एक्सचेंज रेट पे लिखा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे लिखा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस पे लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी, डेट, इमर्जिंग मार्केट क्राइसिस पे लिखा है, सब पे लिखा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो हैंडबुक्स आती हैं उसको भी ये एडिट करती हैं। ठीक है ना, अमेरिका के बैंक्स के लिए भी ये काम कर चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल के लिए भी
ये इकोनॉमिक एडवाइजर, मतलब जो केरल के चीफ मिनिस्टर है उनकी भी इकोनॉमिक एडवाइजर रही हैं 2016 से लेकर 2018। अच्छा, यहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम इनको बहुत ज्यादा आई थी। वैसे तो अगर गीता गोपीनाथ की बात करें तो इनको बहुत सारी भाषाएं आती है, इनको हिंदी आती है, इनको इंग्लिश आती है, इनको कन्नड़ आती है, लेकिन मलयाली सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट अल्टीमेटली इन्होंने मलयाली भी सीखी, क्योंकि केरल के लोगों से तो आप मलयाली में ही बात करेंगे, समझ गए। और फिर हम देखते हैं एमिनेंट पर्सन्स एडवाइजरी ग्रुप की भी ये मेंबर है, समझ रहे हैं। तो ये चीज 2019 में फॉरेन पॉलिसी ने इनको वन ऑफ द टॉप ग्लोबल थिंकर्स में शामिल किया था, ठीक है। और जो दुनिया के टॉप 25 इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उसमें भी इनका नाम था, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका करियर कितना जबरदस्त है, और इसीलिए हम देखते हैं कि 2018 में इनको चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF चुना गया, समझ रहे हैं। तो यह भी बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार ने इनको क्या दिया है? प्रवासी भारतीय सम्मान। यह सबसे बड़ा सम्मान होता है, कोई भी भारतीय बाहर रहता है तो सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है। वैसे तो इनको और भी अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन भारत की तरफ से इनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि ओवरसीज इंडियंस को मिलता है। अभी ये अमेरिका की सिटीजन है, लेकिन भारत आती हैं, अपने माता पिता से मिलती हैं। इनके हस्बैंड और इनका बेटा अमेरिका में ही रहता है, समझ रहे हैं। और अभी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। अब आपको बता दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमर्त्य सेन भी पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो ये दूसरी महिला और तीसरी भारतीय हैं, ठीक है, जो हार्वर्ड में पढ़ा रही हैं, समझ रहे हैं। और इकबाल धालीवाल से इनकी शादी हुई, लव मैरिज थी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब के लिए इनके जो हस्बैंड है वो काम करते हैं। 1996 में IAS इन्होंने निकाला, 4 साल नौकरी की, फिर छोड़ दिया, और 2001 से ये अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब से जुड़े हुए चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। इससे पहले रघुराम राजन भी IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। तो ये सेकंड इंडियन है, ये दूसरी भारतीय है जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट रही है। और सबसे बड़ी बात है, एक महिला है। तो भैया, महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। मॉरिस ऑस्टफील्ड को इन्होंने टेक ओवर किया था, ठीक है। अब भारत के लिए बहुत कुछ बोलती हैं। भारत में आपको पता ही है कि अभी हमारे इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है। अच्छा, पता है आपको स्लो डाउन और रिसेशन में क्या फर्क है? स्लो डाउन मतलब होता है कि देखिए, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, 12 साल, ठीक है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। ये पूरा 1 साल का होता है, तो उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ रेट्स आती हैं, ठीक है, कि कितनी GDP बढ़ी, कौन सा सेक्टर कितना ग्रो हुआ, ठीक है। तो ये 3 में बांटा जाता है, 3-1, 3-2, फिर 4, 1, 2, 3, 4। तो 1 साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो हमारी जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो अभी डाउन हो रही है। देखिए, अगर एक क्वार्टर में ग्रोथ है 5%, दूसरे में 4%, तीसरे में 3%, तो हमारा स्लो डाउन है। जब भी हमारी क्वार्टरली ग्रोथ पिछले से कम रहती है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है। रिसेशन का मतलब होता है जब भी हमारी क्वार्टरली ग्रोथ लगातार नेगेटिव में रहती है, तब रिसेशन आया है। और डिप्रेशन मतलब तो इकोनॉमी ऐसी जगह चली गई है, ऐसे लूप में फंस गई है कि बाहर निकल ही नहीं सकते। अब आपको पता ही है कि 2019 में इसकी शुरुआत ऑटोमोबाइल सेक्टर से हुई थी, जब कारें बिकना बंद हो गई थी, मारुति की सेल्स 28% से गिर गई थी, तो हमारे यहां इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था। तो गीता गोपीनाथ ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि सबसे पहली बात तो सप्लाई साइड से भी बहुत कुछ करना चाहिए, डिमांड साइड से भी बहुत कुछ करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, बिजनेस का भरोसा भारत में जगाना चाहिए, टैक्सेशन रिफॉर्म की जरूरत है, रूरल वेजेस बढ़ाओ। ये जाहिर सी बात है दोस्तों, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कहां से करेंगे, ठीक है। अभी बजट आया, आपने देखा कि यहां पे टैक्स में बदलाव किए गए हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, कि आप नया टैक्स वाला सिस्टम भी ले सकते हैं और पुराना टैक्स वाला भी सिस्टम ले सकते हैं। वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे गीता गोपीनाथ कहती हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। हालांकि जो हमारा स्लो डाउन है वो साइक्लिकली लग रहा है, स्ट्रक्चरल नहीं लग रहा है। स्ट्रक्चरल मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, कि बहुत लंबे समय तक जाने वाला है। साइक्लिकल मतलब शॉर्ट टर्म, खत्म हो जाएगा। तो गीता गोपीनाथ बहुत कुछ कहती है। गीता गोपीनाथ कहती है कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी गीता गोपीनाथ बोलते हैं। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं दोस्तों, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज इनके सुने हैं, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने इंडिया टुडे का एक इंटरव्यू सुना था इनका, तो उन्होंने बताया था कि अगर हम बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम अगेन रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, और जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है।
5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें तो भारत को लगातार 8 से 9% पे ग्रोथ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 8 से 9% पे ग्रोथ होगी तभी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। अब मैथमेटिकली सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैथमेटिकली इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को इतना बनाना है तो हमको अभी से ही बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स लाइए, सप्लाई क्रिएट करिए, सप्लाई बढ़ाइए, डिमांड क्रिएट करिए, रूरल वेजेस बढ़ाइए, गांव वालों को पैसा दीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाइए, कृषि क्षेत्र में बदलाव करिए। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे, हमारा सर्विस सेक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम हिट करेंगे तभी हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ पाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी गीता गोपीनाथ काफी ज्यादा सुर्खियों में थी जब इन्होंने बोला था कि 2014 में स्थिति बहुत अच्छी थी, 2019 में इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आईएमएफ ने 6.1% हमारी ग्रोथ रेट ये 2019-2020 में बताई है। 2020-2021 में 7.1 है कि 7% है, ठीक है। तो ये चीज अब 6.1% तो काफी कम है अगर भारत की बात करें, ठीक है। ये लोएस्ट है, ठीक है। पिछले 10-15 सालों में ये लोएस्ट ग्रोथ रेट है, ठीक है। क्योंकि हम लगातार 2002-2003 के बाद से लगातार हम 6-7% पे ग्रो करे हैं, और एक टाइम तो 10% तक चली गई थी हमारी ग्रोथ रेट। लेकिन फिर यूएस हाउसिंग रिसेशन आया, उस पर मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, अमेरिकन हाउसिंग रिसेशन, और उसके बाद हमारी इकोनॉमी नीचे गई, ठीक है। तो 6.1%। अब इसमें दोस्तों 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन आया था और उसके तुरंत बाद जीएसटी आया था। हालांकि जीएसटी एक बहुत बेहतरीन रिफॉर्म है, ठीक है, सिंगल मार्केट बहुत ही जबरदस्त, लेकिन तुरंत ही डिमोनेटाइजेशन के बाद उसको इंप्लीमेंट किया गया, इससे भी हमारी ग्रोथ रेट नीचे गई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्तों। फिलहाल ये एक बायोग्राफी थी गीता गोपीनाथ की, आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जी जनाब, एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, कैसे मेंटेन रखा है खुद को। ये 1971 की मुझे किसी एंगल से नहीं लगती, बिल्कुल सही किसी एंगल से नहीं लगती। मैं हैरान परेशान हूँ। मेरे फादर ने 1971 के बहुत फिट रखा है, बहुत स्मार्ट, बहुत गुड लुकिंग। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये तो ब्यूटी विद ब्रेन वाली बात हो गई कि दिमाग भी इतना शार्प इनका, इतनी तेज़, इतनी इंटेलिजेंट। अच्छा, पहले कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब ये 7th तक 6th स्टैंडर्ड में जब थी तब तक इनके मार्क्स बहुत घटिया आते थे, मतलब 45%, 50% मार्क्स आते थे। उसके बाद अचानक से इन्होंने जब से अपना इंटरेस्ट शिफ्ट किया स्पोर्ट्स से लेकर एजुकेशन की तरफ, क्योंकि इनको लगा स्पोर्ट्स में बहुत कुछ नहीं है, जब तक आप नंबर 1 नहीं बनते हो तब तक नहीं है, और ये बहुत टफ रहेगा। ये सही बात भी है, ये बहुत टफ रहेगा। लेकिन क्लास में फर्स्ट वाला बंदा भी, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है, टॉप जो करता है उसके बारे में भी आपको पता होता है, उसकी भी वाहवाही होती है। जो फर्स्ट आता है वो भी आपकी नज़रों में होता है, सेकंड आता है वो भी आपकी नज़रों में होता है, थर्ड आता है वो भी। इवन क्लास में कोई अच्छा बच्चा है जो काम अच्छा करता है, जिसकी राइटिंग अच्छी है, जो लिखता अच्छा है, जो चीज़ों को कैच अच्छा करता है, वो तक आपके माइंड में, आपकी नज़रों में आ जाता है। और दूसरी चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत है। आप स्पोर्ट के अंदर अगर आप बहुत ही स्पेशल हैं तो आप कामयाब हैं, लेकिन तालीम के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मैदान हैं, बहुत सारे मिलते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इससे हमें ये भी पता चला कि कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई बच्ची अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो डल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें टैलेंट नहीं है। असल में उसका फोकस नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, उसकी तवज्जो नहीं है, उसको शौक़ नहीं है, उसका मकसद उसको नहीं पता कि मैं किस मकसद के लिए पढ़ूँ, विजन नहीं है उसके पास। तो ये भी टीचर्स को देखो, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई की वजह उन्हें बताना ज़रूरी है कि आप क्यों पढ़ो और आप क्यों ना पढ़ो। अगर ना पढ़ोगे तो क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा। तो इस तरह से उनके माइंड में, मतलब एक शख्स, एक बच्चा है, उस बच्चे को हम कह रहे हैं चल हमारे साथ इस पूरा रोड हमने पार करना है। अब उस बच्चे को पता ही नहीं है जब ये रोड में पार करूँगा तो आगे क्या होगा, क्या मिलेगा, तो वो किस तरह चलेगा, ढीला होकर, सुस्त हो, आप टीचर हाथ पकड़ रही है, टीचर घसीट रही है। जब उसे बताया जाएगा बेटा ये रोड हम जब दोनों मिलके क्रॉस कर लेंगे तो आगे एक खूबसूरत दुनिया है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, पानी की नदियाँ बह रही हैं, तो मोर हैं वहाँ पे, फल हैं, फ्रूट है, चॉकलेट है, फलाना, तो उसे कोई ना कोई, मतलब है कि उसकी ज़िंदगी के हिसाब से कोई ना कोई मोटिवेशन हो। अब इनके साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, इन्हें पता ही नहीं था स्पोर्ट की दिलचस्पी, लेकिन वो टैलेंटेड थी। अगर उन्हें सही वक्त में अगर ये चीज़ का पता नहीं चलता तो शायद आज दुनिया, मैं ना सिर्फ इंडिया कहूँगा बल्कि दुनिया एक इतने ज़हीन दिमाग से
बहरूप ले ले जाती जाती है। है। और इसी तरह के बहुत सारे ज़हीन दिमाग जो हैं सही रास्ता ना दिखने की वजह से वो ज़िंदगी भटक रहे हैं और आगे नहीं पहुंच पाते और वो पता नहीं क्या ज़िंदगी में कर रहे होते अच्छा हैं। कोलकाता से अच्छा, आपने अक्सर अनएजुकेटेड लोग भी देखे, बड़ा तेज़ होते हैं बोलने में, बड़ी उनको चीज़ों की नॉलेज होती है, बड़ा बातें। अरे मैं तो मेरा कभी कभी इत्तेफाक पड़ता है, कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, मैं जब वो बात करती हैं ना तो मैं सोचती हूँ तुम निरी जाहिल है। तो जाहिल का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब अनएजुकेटेड है, बिल्कुल ही, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही इलिटरेट हैं। ऐसा लगता है उन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होगी, लेकिन चीज़ों को समझना, ऑब्जर्व करना, बात से बात निकालना या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना सेकंड्स में। तो मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारा दिमाग इतना नहीं चल रहा, ये पढ़ जाती तो तबाही कर देती। ये अक्सर मेरे ज़हन में आया, बहुत आगे होती। सेम यही चीज़ है कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं आपको ज़िंदगी में मिलते हैं जो इंसान कहता है यार ये आम ज़िंदगी में तालीम हासिल ना करके इतनी समझ बूझ रखते हैं, अगर इन्हें शऊर आ जाता, चीज़ों का पता चल जाता, ये तालीम हासिल कर लेते तो शायद ये पता नहीं क्या होते, कोई बहुत बड़े इंजीनियर होते, कोई बहुत बड़े डॉक्टर होते। तो यही वाली बात होती है कि आप सही वक्त में सही फैसले और सही तरीके से तालीम और एक अच्छी गाइडलाइन। अच्छा, ये भी एक नसीब की बात है कि आपको सही रास्ता दिखाने वाले मिले। देखिए इन्हें किसी ने गाइड किया ना। देखो वो एक मरतबा ये वहाँ थी तो उसे टीचर्स ने ही कहा कि आपको हायर एजुकेशन की तरफ जानी चाहिए, आपको फ़लानी हार्वर्ड की तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। तब उन्होंने फिर वहाँ फ़ैसला किया, फिर पीएचडी की। अगर वहीं पर लोग डीमोटिवेट कर दें, बस वहाँ करा था जब इन्होंने 2001 में, हाँ, तो ये है कि आपको आप जितने भी ज़हीन हो ज़िंदगी में, आप कुछ भी हो, लेकिन आप जिस रास्ते पर हो, जब आप जिस जगह हो, ये आपका नसीब है। आपको कौन लोग मिलते हैं, आपको किस तरह गाइड करते हैं। सही। अच्छा, इस चीज़ की थोड़ी सी कमी बेशी सोशल मीडिया ने भी कवर की है। आपके अगर आप तन्हा अकेले कमरे में हैं तब भी नहीं है, आप बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के मैंने अब एमफिल किया है, मैंने अब मास्टर किया इस चीज़ में, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैरियर गाइडलाइंस होती हैं, बाकायदा ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, काउंसलिंग हो जाती है, आपकी घर बैठे काउंसलिंग हो सकती है। अब ये चीज़ जो है आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए एक ये प्लस पॉइंट है, अगर वो उससे फ़ायदा उठाए तो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिन वक्तों में उन्होंने तालीम हासिल करी उस, अच्छा एक और चीज़, मैं वाकई अच्छा हुआ इन्होंने इस वीडियो में ये बात बोल दी कि बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। मुझे जब पता चला कि उनकी मदर टीचर थी और एजुकेटेड थे ये लोग, और पेरेंट्स भी काफ़ी एजुकेटेड थे, तो मुझे तब लगा थोड़ा सा कि शायद बहुत अच्छे हाई फाई घराने से आई होंगी। और हम शायद डिस्कस ही कर रहे थे कि बीच में उन्होंने बोल दिया कि मिडिल क्लास फैमिली से, और फिर उन वक्तों में हायर एजुकेशन तक जाना, इन चीज़ों को अफोर्ड करना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिस तरीके से उन्होंने बताया पढ़ा, जाहिर सी बात है तब तक तो उनको कोई फंडिंग के ऊपर नहीं पढ़ाया जा रहा था, प्रॉपर फीसेस दी, प्रॉपर पढ़ा, फिर एमए की डिग्री ली, बीए की डिग्री ली। तो मैं ये सोच रही हूँ उस दौरान उन वक्तों में किस तरीके से गुजर बसर होता होगा, और फिर किस तरीके से एजुकेशन का भी खर्चा निकालते होंगे अपनी बेटी के लिए। और उनको तो उस वक्त तो इल्म नहीं था ना कि क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या है। लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ वो करना चाहती हूँ कि हम अक्सर अपनी फैमिलीज़ में या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं कि वो फ़ौरन अपने बच्चे को हटा लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अक्सर मैंने देखा है कि हम इनसे नौकरी करवाएंगे, या इस बच्चे को अभी तो मैं काम पे लगाऊंगी नहीं, बस सही ये छोड़ दो, इसका पढ़ने में दिल नहीं है, जैसे 6 में 7 में जैसे उनके बारे में बताया जा रहा, तो नहीं मैं इसको काम पे लगाऊंगी, छोड़ दो, हमसे वैसे भी अफोर्ड नहीं होता। मैं हैरान हूँ, मैं अप्रिशिएट करूँगी इनके वालिदैन को, पेरेंट्स को भी, कि वो इस हद तक लेकर गए, बिल्कुल ऐसा ही है, अफोर्ड किया उन्होंने, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आज देखें कि कहाँ से कहाँ वो पहुँच गई, और उस वक्त अगर वो कोई छोटा सा ही गलत फैसला लेते कि 6-7 में ही हटा देते कि कोई खास नंबर नहीं लाते। कोशिश ये करें, बच्चों का रुझान देखें, बच्चे किस तरफ जाना चाहते हैं। आज इनका एक बहुत बड़ा नाम हेडलाइंस में, सुर्खियों में, ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया ने कवरेज दे रहा है। तो एक बहुत बड़ी इंडियंस के लिए भी एक बहुत बड़े गर्व की बात। और बेंगलोर कोलकाता से क्या जज्बात होंगे जब उनकी मदर ने कहा होगा कि उन्होंने कहा कि ये वही बच्ची है ना जिसको मैंने लास्ट टाइम भी दिया था अवार्ड, गोल्ड मेडल, शायद 5 गोल्ड मेडल मिले इनको, और अभी भी एक अवार्ड से नवाजा गया। तो इनकी मदर ने कहा हाँ ऐसे तो कई मेडल्स आपको देने पड़ेंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस था और क्या भरोसा था और एक खुशी होगी वाकई। तो एक बहुत ज़बरदस्त फील हुआ होगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मोटिवेट वीडियो। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।